नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और अब जो है हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। क्या समझिए, तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। बच्चे ने उत्तरों का सही तरीके से याद नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था फेल हुई है या फिर बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। देखिए, कभी भी जब आप सीटेट में जब आप कोई भी प्रश्न का आंसर उत्तर देते हैं तो कभी भी बच्चे का कोई भी गलती नहीं होती। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रश्न देते समय उस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा विकल्प मत चुनिएगा जिसमें किसी ये लगे कि बच्चे की गलती है। ठीक है। क्या है कि बच्चे को उत्तरों का सही तरीका याद नहीं तो याद तो करना ही नहीं है, बात गलत। प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्या है, व्यवस्था फेल हुई है क्योंकि बच्चे की इसमें कोई भी गलती नहीं दिखाई जाएगी। बच्चा पढ़ाई करने योग्य नहीं तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या चीज़, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ठीक है, रटने को प्रोत्साहित कर कर। चलिए आगे बढ़ते। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित करके। देखिए, कभी भी जब यदि कोई ऑप्शन ऐसा आता है कि जो बाल केंद्रित मतलब स्टूडेंट सेंटर टाइप का जो ऑप्शन बनते हैं तो ये हमेशा सही होते हैं। इसके अलावा अगर बाकी ऑप्शनों को देखेंगे तो रटने को कभी नहीं हम देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अग्र शिक्षण की तकनीक भी नहीं अपनाई जाती है और परीक्षा परिणामों को भी केंद्रित नहीं किया जाता है। ठीक है, यह तीन ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, निगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। क्या जी, बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसे अंकुरण चरणों का अवलोकन करना। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए, इसमें जो है बच्चा करके सीख रहा है। पहली चीज़ तो देखा जाए करके सीख रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जिस भी ऑप्शन में बच्चा करके सीखता है तो वह ऑप्शन सही होता है। बाकी आगे के ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। आगे के ऑप्शन है श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर और वर्णन करके। चलिए ये ठीक है, मगर देखिए उससे बेटर तो ये है जिसमें विद्यार्थी का स्वयं जो कर रहा है बीजों की वृद्धि का चित्र दिखाइए। तो यह भी मतलब अच्छा, इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। विस्तृत व्याख्या, तो व्याख्या कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, जब भी कोई ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें जो है करके सीखने का आ जाए, करके सीखने की बात आ जाए, ठीक है, तो ऑप्शन हमेशा जो होगा वही वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका ए जो होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। चलिए ठीक है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो यह तो बिल्कुल गलत है, कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देती है। तथ्यों में शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो यह भी नहीं सही होगा। इसके अलावा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। देखिए, शिक्षकों की यहाँ बात ही नहीं हो रही। हाशिए पर स्थित जो शिक्षक है, हमें बच्चों की बात हो रही। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा से कक्षा में विविधता आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, आज का जो अगला प्रश्न हुआ देखा जाए। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ श्रेणी में प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर से समझिए, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न को, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न को, सत्य या असत्य को, या निबंधात्मक प्रश्न को। सभी साथी बताएंगे वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में किसे रखा जाएगा। आप समझ पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ मतलब, जैसे मतलब ये समझिए कि बिल्कुल शॉर्ट टाइप के आंसर होंगे, बहुत ज़्यादा सत्य या असत्य जैसे इसमें दिया गया ऑप्शन, तो जैसे एक शब्द में ही जो है इसको हल किया जा सकता है। बाकी लघुत्तात्मक प्रश्न नहीं होगा, मुक्त उत्तर वाले भी नहीं होंगे, और जो है निबंधात्मक प्रश्न भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। सभी साथी बताएंगे कौन सी है। कि केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक का आधारित अनुदेश। देखिए, जब भी किसी में केवल, जैसे एक शब्द समझिए केवल कॉमा ही, इस तरीके जब कोई शब्द मिलने लगे केवल और ही, जैसे जो किसी एक चीज़ पर ही जोड़ दे, तो वह जो होते हैं मैक्सिमम टाइम गलत ही होते हैं। मैक्सिमम क्या, आप ये समझिए 90% वो ऑप्शन गलत ही होगा। बाकी चलिए आगे देख लेते हैं।
केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, तो यह तो बिल्कुल गलत है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने बल, तो यह तो हमें बिल्कुल शिक्षा बच्चों को नहीं देना है कि सिर्फ बच्चे जो है अंक के लिए ही भागते फिरे, तो यह बिल्कुल गलत है। बार बार ली जानी परीक्षा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे के समय सारणी पर बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, तो यह बिल्कुल सही है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, तो यह इसका जो है सही आंसर होगा। आगे क्या है, अगला प्रश्न है आपको कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है, किसके संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। हाँ, यह तो बिल्कुल सही लग रहा है। इसके अलावा प्रश्नों के प्रकार में इसका कोई मतलब नहीं है। विश्वसनीयता या वैधता, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लिया। तो चलिए साथियों, आज का जो अगला प्रश्न देखते हैं। विवेचात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या है, विवेचात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। बच्चे स्कूल से बाहर नहीं क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों के अनुभव अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, यह तो बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थियों के अनुभव अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अगला आता है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष में अनुदेशन का उद्देश्य करना चाहिए, तो यह भी बिल्कुल गलत है। इसका सही होगा ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस पर आधारित है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, यह बिल्कुल सही है कि बाह्य शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की अपेक्षा को ज़्यादा जानते हैं, यह ठीक है। किसी भी कीमत पर शिक्षार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, तो यह तो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है इसका। अगला आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, तो इससे कोई मतलब नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है देखते हैं कि शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को सीखने की विविध अनुभवों का उपलब्ध कराने चाहिए। चलिए ठीक, इतना तो ठीक है कि शिक्षक की जो है सीखने के लिए विविध अनुभव को जो है उपलब्ध कराना चाहिए। आगे देखते हैं, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं। देखिए, हमको वह ऑप्शन बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए जिससे किसी भी शिक्षार्थी को थोड़ा सा भी दिक्कत आए। देखिए, हमको ये चीज़ याद रखिएगा, आपको जो है इस तरह के ऑप्शन चुनना है कि जो है बच्चा हमेशा सही है ना, इस तरीके का ऑप्शन चुनना है और जिसमें बच्चे को कोई भी समस्या ना आ रही हो। परीक्षा में संख्या बढ़ा देनी चाहिए परीक्षाओं की, तो यह भी बिल्कुल कोई सही आंसर नहीं है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, है ना, तो अधिगम की एक समान गति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं बच्चा कभी किस तरीके से, मान ली घर परिवार का क्या समस्या आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो देखिए अधिगम जो होता है कभी भी एक समान, जैसे इस तरीके से समान नहीं चलेगा। कभी हो सकता है अच्छा हो रहा हो, कभी कम होने लगता है, कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा कम हो जाए, है ना, कभी कुछ समय के लिए बराबर चल रहा है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका हमेशा एक समान कभी नहीं रह सकता, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया है ना। परीक्षाओं की संख्या भी नहीं बढ़ा सकते, यह भी गलत है। और कठोर अनुशासन को जो है सुनिश्चित करना, तो यह भी गलत है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, जो होगा इसका सही आंसर होगा। समझ गए होंगे, चलिए, है ना। इसके अलावा अगला आपका प्रश्न चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत कौन सा है। विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह तो बिल्कुल सही है कि विकास दर कभी भी सबकी समान नहीं होती है। विकास हमेशा एक रेखी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो विकास आपको पता होगा, जो विकास जो होती है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि एक टॉपिक पढ़ा होगा वृद्धि, है ना, और विकास। वृद्धि और विकास के आपने अगर आप वो पढ़े हो अंतर जितने भी, तो वृद्धि क्या थी, वृद्धि जो थी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं थी, एक स्थिति में आके रुक जाती थी, परंतु विकास जो था वह निरंतर एक प्रकार का चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आता था। तो अगर आप लोग कहिएगा तो इस टॉपिक को एक बार करा दिया जाएगा पूरा, है ना, जिससे कि आपको समस्याएं ना आए। तो चलिए, क्या था कि विकास जो एक रेखी है, तो यह बिल्कुल जो है यह गलत होगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती है,
तो आपको पता होगा विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित होती हैं, है ना। यह भी गलत हो गया, यह गलत हो गया, है ना। यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के प्रश्न हम यही समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।